हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के यूजीसी नेट जीआरएफ के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जिन भी लोगों का इतिहास सेकंड पेपर है वे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मतलब पहले पूछे गए हैं। 2004 से लेकर के 2023 तक के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जल भंडार का साक्ष्य कहाँ पाया गया। ये सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया था। जल भंडार का साक्ष्य कहाँ पाया गया है, तो लोथल में पाया गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में है। कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में है, तो ऋग्वेद में कृषि को बढ़ावा देने के 4 कारणों का उल्लेख किया गया है। कितने? 4 कारण हैं टोटल। पहला कारण है कृषि, दूसरा ऊर्ध्वर, तीसरा धान्य एवं वृष्टि। ऋग्वेद में कुल 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख किया गया है। तो ये भी आप एक चीज़ याद रखिए कि ऋग्वेद में कृषि के लिए कितने श्लोक लिखे गए हैं, कितने श्लोकों में कृषि का उल्लेख है। तो 24 श्लोक ऐसे हैं जिसमें कृषि का उल्लेख है और 4 कारण हैं ऋग्वेद में कृषि को बढ़ावा देने के लिए। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फिर है, ऋग्वेद में पंचजन कौन थे, ये भी पूछा गया था, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। पंचजन, ऋग्वेद में 5 कबीले थे, आप जनजातियाँ भी इसको कह सकते हैं। आर्यों की 5 जनजातियाँ थी या कबीले थे। अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वसु, यदु, इन कबीलों के नाम थे, आप जनजातियों के नाम भी बोल सकते हैं। तो यही पंचजन कहलाते थे। फिर है, अब यहाँ देखिए, एक तरफ राइटर हैं और दूसरी तरफ उनकी किताबें हैं। तो यहाँ आपको सही मिलान करना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि मैंने यहाँ पे सही पहले से ही कर रखा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना है। जैसे डेविड अर्नोल्ड की जो बुक है द कांग्रेस इन तमिलनाडु, डेविड अर्नोल्ड की बुक है द कांग्रेस इन तमिलनाडु। डेविड लुडेन की बुक है एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। डेविड पेज की है प्रील्यूड टू पार्टीशन। और सी ए बेली की है द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इलाहाबाद। ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं। फिर देखिए, सही मिलान कीजिए। यहाँ भी मैंने पहले से ही मिला दिया है। तो कार्नेलियन बीट कहाँ पाया गया है? हड़प्पा में। तांबे के निक्षेप कहाँ पाए गए हैं? राजस्थान में। अभी भी तांबा राजस्थान में पाया जाता है। अरिकामेडु क्या था? एक बंदरगाह था। और ताम्रलिप्ति ये बंगाल का एक स्थान है। तो ये आपको सही मिलान करना था। क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके दिया था, लेकिन मैंने इसको मिला दिया है। आप ये देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ एक बार और आया था, सही मिलान कीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता से आया था। एक तरफ दी हुई नदियाँ और दूसरी तरफ स्थान। तो आप अब ये समझ जाइए कि नदियाँ और स्थान से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थान हैं वे किस नदी के तट पर स्थित हैं, ये चीज़ आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। जैसे यहाँ पर कुछ नदियाँ दी हुई, जैसे सिंधु नदी जो है उसके तट पर मोहनजोदड़ो है। एक स्थान आता है चन्हूदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। रावी के तट पर हड़प्पा है। घग्घर नदी के तट पर कालीबंगा। सतलज, यहाँ सतलज होगा, सतलज के तट पर रोपड़ है। अब देखिए कौन कौन सा स्थान कहाँ है ये भी जान लीजिए। तो जैसे कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ जाएगा और रोपड़ आपका पंजाब में पड़ जाएगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये सब पाकिस्तान में है। इसके बाद एक बुक है, बुक नहीं है ये, एक आप कह सकते हैं एक संस्था है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की? महेंद्र नाथ सरकार ने की थी 1876 में। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद 2 बार पूछा गया है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना महेंद्र नाथ सरकार ने की थी 1876 में। उसके बाद है, दुर्ग का अस्तित्व कहाँ पर नहीं पाया जाता है? तो चन्हूदड़ो में। अभी मैंने
पिछले वाले क्वेश्चन में इसका नाम लिया था कि चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं, और चनहुदड़ो एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई दुर्ग नहीं है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर होते थे वो मुख्यतः दो भागों में बटे होते थे, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। और ये होता था कि कोई टीला दुर्ग से घिरा हुआ है या कोई टीला नहीं हुआ है। कभी कभी होता था दोनों टीले एक ही दुर्ग से घिरे होते थे, कोई कोई टीला ऐसा है जो एक ही टीला घिरा हुआ है। लेकिन ये जो है चनहुदड़ो स्थान ऐसा है जहाँ पे ना तो पूर्वी टीला ढका हुआ है, ना तो घिरा हुआ है, और ना तो पश्चिमी टीला, मतलब कोई भी टीला घिरा हुआ नहीं है, खुला हुआ है एकदम। दीनहीन बस्ती या कच्ची ईंट के भवन कहाँ पाए गए हैं? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो कालीबंगा में कच्ची ईंट के भवन पाए गए हैं, और इसलिए इसको दीनहीन बस्ती कहते हैं, या गरीबों की बस्ती आप कह सकते हैं। अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फुआद नामक ग्रंथ किसके डूइंग और सेइंग का अभिलेख है? फवायद उल फुआद जिसको लिखा है अमीर हसन आला ने, ये किसके डूइंग और सेइंग का अभिलेख है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक कौन है? शम्स सिराज अफ़ीफ़। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक कौन है? शम्स सिराज अफ़ीफ़, जो फ़िरोज़ शाह तुगलक का दरबारी था, दरबारी इतिहासकार था। फिर है सही मिलान कीजिए, तो इसको मैंने पहले से ही मिला रखा है। जैसे गणतंत्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, उत्तरी काले पॉलिश्ड वेयर। ये पॉलिश्ड वेयर का मतलब चमकीले मृदभांड। पॉलिश्ड का मतलब क्या होता है? चमकीला, और वेयर का मतलब मृदभांड, यानी उत्तरी काले मृदभांड कहाँ पाए जाते हैं? गंगे मैदान, यानी गंगा के मैदान में। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। शाक्य कपिल वस्तु से संबंधित है। फिर है निम्न को क्रम से लगाइए। यहाँ कुछ कवियों के नाम दिए हुए, प्राचीन काल के कवि हैं, और इनको आपको क्रम से लगाना है। इनकी मतलब इनका कार्यकाल कह लीजिए, या इनका ये कब पैदा हुए थे, उस हिसाब से आपको लगाना है एक प्रकार से। जैसे भारवी, महाकवि भारवी जो थे 6ठी शताब्दी ईस्वी के कवि थे। भट्टिये, भट्टिये इनको बोला जाता है, ये 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कहने का मतलब ये है 601 से लेकर 650, 601 से लेकर 650 के बीच। और माघ जो हैं ये 7वीं शताब्दी के हैं। अब देखिए 7वीं के दोनों हैं, लेकिन भट्टिये हैं माघ से पहले, क्योंकि भट्टिये पूर्वार्ध में हैं और माघ एक प्रकार से उत्तरार्ध में आ जाते हैं। श्रीहर्ष 12वीं शताब्दी के थे। तो एक क्रम से लगाया है, सबसे पहले भारवी, फिर भट्टिये, फिर माघ, फिर श्रीहर्ष। गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो गुप्त काल में प्रांत को अवनी या भुक्ति कहा जाता था। अवनी या भुक्ति। भुक्ति के शासक को उपरीक कहा जाता था, जिनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। गुप्त काल में प्रांतों को अवन या भुक्ति कहा जाता था। अवन या भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के शासक को उपरीक कहा जाता था, जिनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है। किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था? ये भी प्रश्न पूछा गया है। किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था? तो संस्कृत में पहला विस्तृत अभिलेख जारी करने वाला राजा था रुद्रदामन, जो कि एक शक शासक था। शक मतलब शक वंश का शासक था, जैसे शक, कुषाण, यवन। तो शक शासक था रुद्रदामन, जिसने संस्कृत में पहला अभिलेख जारी किया था। अब ये देखिए, प्राचीन काल से ही ये क्वेश्चन है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? तो भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा विम कटफिसस था, जो कुषाण वंश का शासक था। इन सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियाँ बनी होती थीं। यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, तो वो था विम कटफिसस। विम कटफिसस, जो कुषाण वंश का शासक था, आपको याद रखना है।
अब ये देखिए, इसको भी आपको क्रम के अनुसार लगाना है। तो हुमायूं का मकबरा 1665 से, ये 1665 नहीं होना चाहिए, 1565 होना चाहिए। 1565 से 67, 1565 से 70। फिर एतमादुद्दौला का मकबरा 1626 में, आसफ़ खां का मकबरा 1641 से 45 और ताजमहल 1631 से 53। तो अब इसको क्रम से लगाइए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आएगा हुमायूं का मकबरा जो कि 1565 से 1567 तक बना है। ये 1565 होना चाहिए, 1565 से 1570। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा 1626 और तीसरे पे आएगा आसफ़ खां का मकबरा और चौथे पे आएगा ताजमहल, क्योंकि ताजमहल सबसे लास्ट में बनकर तैयार हुआ है, 22 वर्ष लग गए थे। तो यही इसका सही क्रम होगा। अब यहाँ पे आपको सही मिलान करना है, जो कि मैंने पहले से ही मिला रखा है। निकोलो डी कोंटी, ये इटली का एक यात्री था जो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था 1420 ईस्वी में। निकोलो डी कोंटी इटली का निवासी था या हम कहें यात्री था। देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? 1420 में। अब्दुल रज्जाक एक ईरानी यात्री था, देवराय द्वितीय के समय आया था 1442 में। डोमिंगो पेइज एक पुर्तगाली था, ये भी यात्री था, कृष्णदेवराय के समय आया था 1510 में। नूनिच ये भी एक पुर्तगाली यात्री था, अच्युत देवराय के समय आया था 1540 में। तो ये सही मिलान करना था, लेकिन अगर आपसे क्रम में पूछ ले तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आए थे निकोलो डी कोंटी 1420 में। फिर उसके बाद 1442 में अब्दुल रज्जाक आया। फिर 1510 में डोमिंगो पेइज और नूनिस सबसे बाद में आया 1540 में। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, लेकिन सही क्रम नहीं पूछा था, मिलाना था कौन किसके शासनकाल में आया था। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ आपको सही मिलान करना है और एक तरफ यहाँ पे राज्य के नाम दिए हुए हैं, मध्यकाल में जो राज्य थे, प्रांत थे, और वहाँ के वंश दूसरी तरफ दिए हुए हैं। निजाम शाही अहमदनगर, कुतुब शाही गोलकुंडा, इमाम शाही बरार, आदिल शाही बीजापुर। ये इसका सही मिलान मैंने पहले से ही कर रखा है। अमीन के पद का सृजन किसने किया? अमीन के पद ये एक मुग़ल कालीन पद है। मुग़ल काल में इसका सृजन शाहजहाँ ने किया था, जो परगनों का राजस्व निर्धारण करता था। परगना यानी कि जो ज़िले होते थे, उनका राजस्व निर्धारण करने का काम कौन करता था? अमीन। और इसकी नियुक्ति की थी शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने इस पद को बनाया था एक प्रकार से। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी? इसकी नींव सम्राट शाहजहाँ ने 6 अक्टूबर 1650 को रखी, जिसका निर्माण 1656 में पूरा हुआ। 6 वर्ष लग गए थे दिल्ली की जामा मस्जिद बनने में। शाहजहाँ ने इसकी नींव रखी थी 1650 में, 1656 में बन गया। अब यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, यहाँ होना चाहिए राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश किससे संबंधित था? तो जागीरदारों के क्षेत्र से संबंधित था। जब राज्याभिषेक हुआ जहांगीर का, तो उसके बाद उसने 12 अध्यादेश जारी किए, जिनमें से 10वां अध्यादेश था जागीरदारों के क्षेत्र से संबंधित। सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। ये सारे प्रश्न जो भी मैं लाऊंगा, जितने भी प्रश्न अब 2004 से लेकर 23 तक पूछे गए, मैं सब आपको करा दूंगा। तो सूफी शब्दावली में विलायत शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक क्षेत्र। विलायत मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र। फिर है यहाँ पर सही मिलान कीजिए। एक तरफ लेखक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी किताबें हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा बादशाह नामा, खाफ़ी खान ने लिखा मुंतखब उल लुबाब। ये राइटर्स और उनकी बुक्स हैं मध्यकाल के। ये सारे राइटर्स हैं और ये सारी किताबें हैं उनकी। निम्न को क्रम के अनुसार लगाना है आपको। देखिए, धर्मपाल का शासनकाल 1770 से 810 तक, ये प्राचीन काल के राजा हैं।
विभिन्न वंशों के, पाल वंश के हैं इसी में, प्रतिहार वंश के जैसे मिहिर भोज हैं, ये सब प्रतिहार वंश के हैं, वत्सराज। तो आपको इसमें क्रम से लगाना है। मैंने इनका जो है शासनकाल बगल में रख साइड में लिख दिया है, तो आप समझ सकते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले बना है धर्मपाल, फिर उसके बाद वत्सराज, फिर मिहिर भोज, फिर महेंद्रपाल। तो यही इसका क्रम होगा। सबसे पहले धर्मपाल 1770 से 810, फिर वत्सराज 1775 से 800, फिर मिहिर भोज 836 से 885, फिर महेंद्रपाल 885 से 910। ये तीनों वत्सराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल ये प्रतिहार वंश के हैं, जबकि धर्मपाल जो है ये पाल वंश का शासक है। तो इनका क्रम पूछा था, ये देखिए यहाँ पे। धर्मपाल गोपाल का उत्तराधिकारी एवं पाल वंश का शक्तिशाली शासक था। फिर प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक था वत्सराज, जबकि प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक मिहिर भोज था। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में थे। तो वही चीज़ मैंने आपको बताया कि जो ये तीन हैं, वत्सराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, ये प्रतिहार के थे, जबकि धर्मपाल गोपाल का उत्तराधिकारी था और पाल वंश का शासक था। फिर सही मिलान कीजिए। तो ये दादा भाई नौरोजी का शॉर्टकट नेम दिया हुआ है, इधर मतलब शॉर्टकट नेम है, और इधर उनसे संबंधित कुछ सिद्धांत हैं या उनसे संबंधित कुछ शब्द दिए हुए हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक स्वराज से संबंधित है। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दी थी, यानी धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, तो ड्रेन दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। नेहरू ने पंचशील सिद्धांत दिया था, तो ये ऐसे आप इसको मिला देंगे। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ लड़ाई कहाँ हुई? तो बजबज नामक स्थान पर हुई। देखिए, कामागाटा मारू जहाज़ पर 376 भारतीय सवार थे। ये 1914 की घटना है। कनाडा के वैंकूवर नामक स्थान पर जा रहे थे। ये कामागाटा मारू एक जहाज़ का नाम है। एक सिख नेता था गुरुदत्त सिंह शायद, या उसका नाम कुछ और था, मुझे कंफर्म नहीं, आप देख लीजिए। कामागाटा मारू नामक जहाज़ जापान से किराए पर लेकर के कहाँ जा रहा था? कनाडा के वैंकूवर तट पर जा रहा था, वैंकूवर नामक स्थान पर। 376 यात्री थे, उसमें भारतीय बैठे थे उस नाव में, जहाज़ में, पानी वाला जहाज़ था कामागाटा मारू। तो कनाडा की सरकार ने उस जहाज़ को कनाडा के वैंकूवर तट पर रुकने नहीं दिया और वो जहाज़ सीधे कलकत्ता आया। कलकत्ता में बजबज नामक स्थान पर ब्रिटिश सरकार और जो यात्री थे 376 जहाज़ में बैठे थे, उनके मध्य झड़प हो गई, थोड़ी सी लड़ाई हुई। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है कि कामागाटा मारू पर जहाज़ सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ लड़ाई कहाँ हुई? तो बजबज नामक स्थान पर हुई। घटनाओं को सही क्रम में आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे देख लीजिए आप थोड़ा सा। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, और पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में। अब आपको यहाँ पे क्रम से लिखना है। सबसे पहला 1526 में हुआ था पानीपत की प्रथम लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। दूसरा हुआ था खानवा का युद्ध, राणा सांगा और बाबर के मध्य। फिर इसके बाद कौन आएगा? कन्नौज का युद्ध। ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था 1540 में। और सबसे बाद में आएगा 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो ये इसका क्रम होगा। अब ये अकबरकालीन कुछ घटनाएं हैं, इसको भी आपको मिलान करना था कि कौन सी घटनाएं किसके साथ मैच करेंगी। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही मिलान कर दिया है। जैसे अकबर ने मेड़ता को कब जीता? 1562 में। असीरगढ़ का घेरा कब किया? 1601 में। गोंडवाना का घेरा कब किया? 1564 में। और उड़ीसा पर विजय कब प्राप्त की? 1592 में।
तो ये अकबरकालीन कुछ विजय हैं, इन्हीं क्षेत्रों को इस टाइम जीता था। स्थापना का सही क्रम क्या है? ये कुछ आंदोलन और विद्रोह दिए हुए हैं, और एक तरफ आंदोलन विद्रोह रहेंगे, एक तरफ उनकी आप कह सकते हैं ईयर्स रहेगा या डेट, या आप कह सकते हैं सन रहेगा। जैसे चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ, एका आंदोलन 1921-22 में हुआ, पबना विद्रोह जो हुआ 1873 से 76 के बीच, मोपला विद्रोह हुआ 1920। तो यह आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? सबसे पहले हुआ था 1873 क्षेत्र में पबना, फिर उसके बाद आएगा चंपारण 1917, फिर मोपला 1920, फिर एका 1921-22। ये इसका क्रम हो जाएगा। इटली के एकीकरण के लिए यंग इंडिया का गठन किसने किया? जोसेफ मैजिनी नामक एक व्यक्ति ने 1831 में यंग इटली का गठन किया था। पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना कहाँ कहाँ था? ये भी पूछा था। तो उसमें 3-4 ऑप्शन दे देते हैं, एक कोई अलग दे देगा और पूछेगा निम्न में से कौन पुर्तगालियों का स्थान नहीं था, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। तो ये आप जानिए कि कहाँ कहाँ पुर्तगालियों का भारत में ठिकाना था या कहाँ कहाँ उनका मुख्यालय था। जैसे उनकी फैक्ट्री कालीकट में थी, कोचीन में थी, मसूलीपट्टनम में थी, माहे में थी। स्थापना का सही क्रम लिखिए। सही क्रम आपको लिखना है। कलकत्ता मदरसे की स्थापना 1781 में हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में। बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज 1791 में। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में। तो ये इसका सही क्रम भी लिखा हुआ है, देखिए 1781, 1784, 1791 और 1800, इसी क्रम में इसकी स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन और आया था, बहुत ही अजीब क्वेश्चन था, बक्सर में कौन पढ़ाता था? ये क्वेश्चन ऐसे ही था, 2004 में शायद आया था कि बक्सर में कौन पढ़ाता था। तो बक्सर में बंगाल का एक नवाब था मीर कासिम, ये पढ़ाता था। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिए, लास्ट क्वेश्चन है और हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।